तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे भारत परिषद अधिनियम 1861। भारतीय परिषद अधिनियम। हम लोग संवैधानिक विकास पढ़ रहे हैं, उसी क्रम में हम लोग 1773 से शुरू किया था हम लोगों ने इंडियन काउंसिल एक्ट। संवैधानिक विकास हम लोग पढ़ रहे हैं, हमारा टॉपिक जो है मूल कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, जिसमें हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, संशोधन अधिनियम, आपका चार्टर एक्ट 1793 का, सी चार्टर एक्ट 1793, फिर 1833 का चार्टर, 1813 का, 1833 का और 1853 का, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का। इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। होप्स आप लोगों ने पहले के क्लासेस देखी होंगी तो समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि इसको समझने के लिए पुराना समझना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग उसको देखेंगे तो बेहतर रहेगा हमारे लिए भी और आपके लिए भी। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। यहाँ तक हम लोगों ने जो सीखा था, बेसिकली आप लोगों के लिए एडवाइस है कि 1858 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है वो आप लोग देख लीजिए। लास्ट क्लास जो है वो बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि उसके तहत हमारा ब्रिटिश क्राउन स्टार्ट हुआ है। ब्रिटिश क्राउन रूल कि रूल दो भागों में था, कंपनी रूल 1858 से पहले तक, और ब्रिटिश जो संसद थी उसका जो शासन आरंभ हुआ वो 1858 से आरंभ होता है। 1857 का विद्रोह होता है, उसके बाद ये लागू हो जाता है। तो आप लोग को जरूर देख लीजिए कम से कम इसको समझने के लिए, ठीक है। हम लोगों को जो पहले से स्टैब्लिश सिस्टम है 1858 का, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, उसमें जो मुख्य बातें थी वो क्या थी? एक वायसराय था, गवर्नर जनरल का पद बदल दिया गया, वायसराय हो गया। तो इस समय भारत में एक वायसराय होगा। भारत में एक वायसराय, ठीक है। वायसराय है, उसके साथ आपको एक कार्यकारी परिषद होती है। वायसराय भारत में शासन का प्रमुख है। जैसे कि हमारे यहाँ इसमें कौन है? राष्ट्रपति। शासन प्रमुख मतलब सत्ता का सब यही संभालता है, सारे आदेश यही जारी करेगा भारत में। इसके ऊपर कौन बैठा हुआ है? भारत राज्य सचिव, जो कहाँ है? बैठता है ब्रिटेन में। और ये भारत राज्य सचिव जो होता है वो क्या होता है? कैबिनेट का मेंबर। कहाँ की? ब्रिटेन की। और कैबिनेट का मेंबर होने के नाते वो वहाँ के संसद के प्रति क्या है? उत्तरदायी है। इतना कनेक्शन आप लोगों को हम पढ़ चुके हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में, भारत सरकार अधिनियम 1858, ठीक है। हम इसके आगे पढ़ेंगे, क्योंकि अब ये जो व्यवस्था बनी है इसी में बदलाव होगा। तो क्या बदलाव होंगे वो हम देखेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं 1861 जो लाया गया था उसका कारण क्या था, बैकग्राउंड क्या है इसको लाने की। पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि ये है कि 1857 का विद्रोह हुआ, उससे अंग्रेजों ने देखा कि क्या स्थिति हुई उनकी। अब वो भारतीयों का साथ चाह रहे हैं, तो भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए इनके कानून आएंगे। भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए किसमें? प्रशासन में सहयोग प्राप्त करने के लिए, क्योंकि अब तो शासन चला रहे हैं। तो प्रशासन में भारतीयों का सहयोग चाहिए। अतः इनकी जो पॉलिसी कहा जाता है पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन, किसकी? इंडियंस की। पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन का मतलब यह है कि भारतीयों को
ब्रिटेन का जो प्रशासन है भारत में जो चल रहा है उसमें शामिल किया जाए। इसी उद्देश्य से इसका लाया जा रहा है। तो अब हम देखते हैं इसके प्रावधान क्या हैं। अब यहाँ पर जो आपको बातें ध्यान रखनी है, ऊपर हमने जो बताया वही, क्योंकि हम उसी के हिसाब से चलने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जो निर्णय लेता है वो प्रमुख होता है, वही होता है। बाकी उसके जो कर्मचारी होते हैं उससे हमारा मतलब अभी भी नहीं है। जो शासन चलता है उसको समझने की आवश्यकता नहीं है, पहले भी नहीं था। तो हम मुख्य जो अधिकारी हैं उनको समझेंगे। ठीक है, पहले भारत का जो प्रशासन का स्ट्रक्चर है वो देखते हैं, फिर उसमें जो परिवर्तन हुए और वो जो प्रावधान हुए वही हम लिखते जाएंगे आपको समझाते हुए। ठीक है, ये हो गया आपका ब्रिटेन। ये क्या है? ब्रिटेन। यहां पर बैठता है भारत राज्य सचिव। उसका नाम क्या है? भारत राज्य सचिव। ये कैबिनेट का मेंबर है। कहाँ की कैबिनेट? ब्रिटेन की कैबिनेट। अब ब्रिटेन की कैबिनेट उत्तरदायी है संसद के प्रति। कहाँ की संसद? ब्रिटेन वाली संसद है, हमारी संसद तो बनी ही नहीं है। ठीक है, ये उत्तरदायित्व हो गया। इसकी सहायता के लिए यहाँ पर इंडिया काउंसिल बनी है, भारत परिषद 15 सदस्यीय 1858 में। इतनी व्यवस्था सरकार ने कर दी। ये ब्रिटेन में है। तो भारत में क्या है? भारत में ये निर्देश देता है वायसराय को। वायसराय, क्योंकि 1858 में पद का नाम बदल दिया गया, गवर्नर जनरल की जगह वायसराय कर दिया गया। इसकी सहायता के लिए कौन है? कार्यकारी परिषद। यहाँ भारत परिषद में कितने लोग? 15 लोग थे। इसको बोलते हैं कार्यकारी परिषद या एग्जीक्यूटिव काउंसिल। यहाँ पर सदस्य हैं 4। इतनी व्यवस्था हो चुकी है, इसको अब आगे हम समझेंगे इसी में। ठीक, पहली बात, वायसराय और कार्यकारी परिषद है। कानून बनाने का काम भी अलग से कहीं नहीं है। तो पहला जो काम किया गया, इसके पैरेलल में एक सदस्य जोड़ा गया, एक परिषद जोड़ी गई, जिसका क्या नाम था? लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधायी परिषद। लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये प्रावधान किया गया 1861 के प्रावधान से। विधायी परिषद का गठन किया गया। ठीक, एक विधायी परिषद बनाई गई। लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन। ठीक, इसमें सदस्य कितने होने थे? सदस्य होंगे 6 से 12। 6 से कम नहीं, 12 से ज्यादा नहीं। इसका मतलब ये है 6 से 12 सदस्य होंगे। काम क्या होगा? कानून निर्माण का। कानून निर्माण करेंगे केवल। मतलब और कोई हस्तक्षेप प्रशासन में नहीं होगा कि पैसा किसी को कितना दिया जा रहा है, कितना पैसा आ रहा है सरकार के पास, कोई मतलब नहीं। सिर्फ कानून का निर्माण करेंगे या विधान निर्माण करेंगे। तो ये अलग काम था, मतलब विधान निर्माण का काम को अलग काम माना गया। अब अगली बात, इसमें कानून निर्माण करेंगे मतलब कानून ये पास कर देंगे। ठीक है, कानून पारित। फिर ये वायसराय के पास जाएगा और वायसराय की अनुमति अनिवार्य है। क्या व्यवस्था की गई कि वायसराय की अनुमति अनिवार्य है। वो चाहे तो अनुमति ना दे तो कानून नहीं बन पाएगा। ठीक,
इसमें जो सदस्य हमने पढ़े ऊपर 6 से 12, इसमें सरकारी और गैर सरकारी दो भागों में डिवाइड किया गया। सदस्य 6 से 12 होंगे तो कुछ सदस्य सरकारी होंगे, कुछ होंगे गैर सरकारी। इसी 6 से 12 में दो प्रकार के सदस्य होंगे, सरकारी और गैर सरकारी, ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल। गैर सरकारी जो होंगे इनकी नियुक्ति करेगा कौन? नियुक्ति करेगा, नियुक्ति वायसराय द्वारा। तो वायसराय ने नियुक्ति की, हाँ की। वायसराय उस समय था कैनिंग, जब ये आया कैनिंग ने नियुक्ति की। कितने लोगों की? 3। कैनिंग ने की 3 नियुक्ति। ठीक, ये सवाल आता ही आता है। नाम क्या है? दिनकर राव, नाम पूछा गया एग्जाम में, और बनारस के राजा तथा पटियाला के राजा, बनारस के राजा और पटियाला। तीन लोगों की नियुक्ति हुई। अब इससे क्या पता चलता है? ये क्या है? नियुक्ति हुई। ये प्रतिनिधि हैं किसके? भारतीयों के प्रतिनिधि होंगे। तो ये संस्था है विधायी परिषद, उसमें 12 लोग हैं जिसमें से नियुक्ति की गई भारतीयों की, जो कि अभी उद्देश्य था कि भारतीयों का सहयोग प्राप्त किया जाए प्रशासन में, हमने पढ़ा, तो वो हो गया। तो प्रतिनिधि मूलक, ये हमारे प्रतिनिधि हैं जो चुने गए, तो प्रतिनिधि मूलक संस्थाओं की उत्पत्ति हुई। प्रतिनिधि मूलक संस्थाओं की शुरुआत हुई। क्लियर? आपसे कोई पूछता है तो आप ये बताएंगे कब हुई? तो 1861 के एक्ट से हुई। कितने लोगों की नियुक्ति हुई? 3, दिनकर राव, बनारस के राजा और पटियाला के राजा। कैसे मेंबर थे? गैर सरकारी थे। कितने सदस्य थे? 6 से 12 के बीच में होने थे। लेकिन गैर सरकारी सदस्य हमेशा कम रहेंगे सरकारी से, ये कभी ओवर पावर नहीं कर पाएंगे। हम लोग जब 1919 तक पहुंचेंगे संभवतः, तो वहां पर ये चेंजेस आएंगे। ठीक है, इतना काम किया इन्होंने। ठीक, वायसराय देखिए सबसे बड़ा है। वायसराय क्या है? प्रमुख है ये। वायसराय तो प्रमुख है ही, आप लोग समझ रहे हैं। तो कार्यकारी परिषद हो या विधायी परिषद हो, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? वायसराय करेगा। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट। तो कार्यकारी परिषद की अध्यक्षता सिंपल सी बात है, वही करेगा। वायसराय कौन है? राजा का प्रतिनिधि है, प्रतिबिंब है। एक भाग हमने इसका समझ लिया वायसराय का। ये हो गया आपका वायसराय। विधान वाली बात से जुड़ी हुई है ये भी बात। अभी मान लीजिए कोई आवश्यक चीज आ गई, आवश्यक का मतलब कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई। इमरजेंसी मतलब आपातकाल, आपातकालीन स्थिति आ गई कोई, पता लगता कोई कानून बनाना है, विधायी परिषद है ही नहीं, लोग ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना होगा? ऑर्डिनेंस जारी करना। तो वायसराय को ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति दी गई। वायसराय को ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। ये पूछा जाता है। तो इसको विधायी परिषद जो हमने ऊपर पढ़ा उसकी अनुमति की आवश्यकता नहीं है, खुद ही जारी कर देगा। क्यों? क्योंकि वो तो हेड है, चेयरमैन है, कर सकता है। जैसे अभी हमारे यहाँ राष्ट्रपति करते हैं, अध्यादेश जारी करते हैं। अध्यादेश क्या होता है? एक कानून होता है जो कानून के जैसे ही इसकी जो
क्षमता होती, कैपेसिटी होती, वही होती है इसकी। जैसे कोई कानून का प्रभाव होता है वैसे ही प्रभाव इस अध्यादेश का भी होगा, कोई अंतर नहीं होता, बस ये टेम्पररी होता है, फॉर द टाइम बीइंग होता है। तो विधायी काम वायरस के नहीं, वायसराय के खत्म होते हैं, ठीक है, वायरस नहीं बोलना है, हालांकि ये लोग थे वैसे ही हमारे लिए। हमने विधायी परिषद के बारे में जान लिया। अब हम लोग जानते हैं इसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के बारे में। ये वायसराय होगा, इसी के साथ ही कार्यकारी परिषद। कितने सदस्य थे? 4। अब इसमें एक सदस्य जोड़ा गया। अब यहां शुरू होता है, एक सदस्य जोड़ा गया, तो सदस्य कितने हो गए? 5। इनको 5 सदस्य हो गए, कुल हो गए 5। तो कार्यकारी परिषद का काम है काम करना, जैसे कि इसमें हमारे यहाँ कैबिनेट काम करती है, ये उनकी कैबिनेट के रूप में थी वायसराय की। तो कार्यकारी परिषद उसकी अध्यक्षता वायसराय ही करेगा। लेकिन वायसराय जो भाई साहब थे, इनको शक्तियां मिली थी, किसकी? नियम और विनियम बनाने की शक्तियां प्राप्त हो गई। कार्य संचालन के लिए नियम विनियम बनाने की शक्ति इनको मिल गई। वायसराय को मिल गई है इस कानून से। इसने क्या किया? नियम बना दिए। इसी नियम के तहत क्या किया? इसने सभी 5 सदस्यों को एक एक विभाग आवंटित कर दिया। बांट दिया, आवंटित कर दिया, सच्चा बांट दिया। विभाग समझ ही गए, 5 सदस्यों को एक बांट दिया गया। तो उसमें विभाग कौन कौन से थे? वित्त, गृह, वित्त गृह, हमको लगता है खर्च भी था उसमें। वित्त हो गया, गृह हो गया, और इसके अलावा उसमें जो थे मिलिट्री का भी था क्या, मुझे लग रहा है। वित्त, गृह, सैन्य, राजस्व, 4 हो गए। सैन्य और राजस्व अलग अलग हैं। और विधि, ये नाम जरूरत नहीं है आपकी, बस इस तरह से बंटवारा कर दिया। किसी को वित्त दे दिया गया, किसी को गृह दिया गया, किसी को सैन्य, किसी को राजस्व, और किसी को विधि दे दिया गया। ठीक है, तो 5 को बांट दिया गया। अब ये जो बंटवारा है, ये जो 5 सदस्यों को एक एक भाग बांट दिया गया, इसी को बोलते हैं पोर्टफोलियो व्यवस्था। पोर्टफोलियो व्यवस्था की शुरुआत हुई कब से? 1861 के एक्ट से। यहाँ एक काम नोट करने योग्य है कि पोर्टफोलियो सिस्टम लागू किया था 1859 में, कैनिंग लागू कर चुका था। बस उसको विधिक रूप दे दिया गया यहाँ पर। तो पोर्टफोलियो व्यवस्था की शुरुआत हुई है, आप लोग समझ गए पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है और इन्होंने काम कैसे किया। अब यहाँ पर एक बात और हो गई, जैसे कि वायसराय ने कानून बनाया, अगर वायसराय के कानून को रद्द करवाना तो कौन रद्द कर सकता होगा? वायसराय ने कानून बनाया, साइन कर दिया, तो उसको रद्द कौन कर सकता है?
जो वायसराय के ऊपर बैठा होगा। वायसराय के ऊपर कौन था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। वायसराय के ऊपर कौन था? भारत राज्य सचिव। ये भाई साहब किसके ऊपर थे? ये थे वायसराय के ऊपर। ऊपर मतलब ये इनके बड़े अधिकारी थे वायसराय साहब के। तो कानून को रद्द करने की शक्ति इनको दे दी गई। वायसराय द्वारा बनाए गए कानून को भारत राज्य सचिव रद्द कर सकता था। निरस्त कर सकता था, हटा सकता था, कुछ भी कर लिया, नील कर सकता था, निरस्त कर सकता था। ये पावर उसके पास थी। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? यहां से डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत हुई, विकेंद्रीकरण की शुरुआत। विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है कि केंद्रीकरण क्या होता है कि एक ही व्यक्ति के पास सत्ता है। जब विकेंद्रीकरण हुआ तो एक व्यक्ति ने अपने नीचे वाले को पावर दे दी था, अच्छा तुम भी थोड़ा काम कर लो, हमसे पूछने की जरूरत नहीं है। नीचे वाले ने और नीचे वाले पावर दे दी, यही है विकेंद्रीकरण। जैसे आप लोग समझ लीजिए, जैसे कि मान लीजिए ये है वायसराय, सपोज कर लीजिए इनके नीचे कोई बैठता है, मान लीजिए कलेक्टर बैठ रहा है, इनके नीचे कोई और बैठ रहा है। ये 100 नियम बना लेते थे, मान लीजिए 100 नियम बनाने का पावर था। अब सारे नियम ही बना रहे हैं। ये क्या है? केंद्रीकरण है, सारे नियम ही बना रहे हैं। विकेंद्रीकरण क्या होगा? अच्छा चलो ठीक है, 50 पर कानून हम बना लेते हैं, 40 पर तुम बना लेना, 10 इनको दे दो। ये है डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक। स्तर पर, एक स्तर, 2 स्तर और 3 स्तर। विकेंद्रीकरण या डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक। अब हम पढ़ते हैं डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत हुई कैसे। प्रांतों को भी विधान बनाने का अधिकार दे दिया गया। भी मत लगाइए, प्रांतों को विधान बनाने का, प्रांतों को विधान बनाने की शक्ति पुनः दे दी गई। पुनः से मतलब ये है, इनको पहले शक्तियां थी प्रांतों को। प्रांतों से तात्पर्य प्रेसिडेंसी। यही बाद में प्रांत बनते हैं। पहले क्या हुआ कि 1773 से जब शुरू हुआ कानून, ये आपका रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 का, वहीं से इनकी शक्तियां छीनना शुरू हो गई थी प्रांतों की। और 1833 तक जब पहुंचे चार्टर एक्ट में, चार्टर एक्ट 1833, यहां पर केंद्रीकरण पूरा हो गया, हाईएस्ट सेंट्रलाइजेशन हो गया था। क्यों? क्योंकि प्रांतों की जो शक्ति थी विधान कानून बनाने की, वो भी छीन ली गई, वो गवर्नर जनरल को दे दी गई थी। ठीक। अब यही प्रक्रिया उल्टी हो रही है। ठीक है। तो प्रांतों को विधान बनाने की शक्ति पुनः दे दी गई। इस तरह से इनकी शक्तियां मिलती जाती हैं। फिर ये पहुंचते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 तक। 1937 तक जब पहुंचते हैं प्रांत,
तो उनको ऑटोनॉमी मिल जाती है प्रांतों को धीरे धीरे। अधिनियम ये 35 का है, 37 का नहीं है। तो प्रांतों को शक्तियों देने की शुरुआत यहीं से हो जाती है 1861 से, कि वो भी अपना कानून बना सकते हैं। लेकिन प्रांतों को कानून बनाने की शक्ति तो दी गई, लेकिन जो कानून बनाएंगे उस पर अनुमति किसकी चाहिए होगी? कानून जो बनेगा उस पर जो अनुमति चाहिए होगी, कानून पर अनुमति चाहिए होगी तो अनुमति देगा वायसराय। कानून पर अनुमति देने का काम वायसराय करेगा। ठीक है, कानून पर अनुमति वायसराय देगा। तो ये हम लोगों ने लगभग मेन बातें जो हमने इसकी देखी वो हो गई। डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत कैसे हुई, क्या हुआ, अनुमति कौन देगा? वायसराय। कानून तभी बनेगा। तो देखिए वायसराय अनुमति दोनों जगहों पर दे रहा है। जब अपने बराबर जो विधान परिषद बनाई हुई केंद्र के स्तर पर, वहां पर भी अनुमति वही देगा। प्रांतों में जो विधान परिषद है वहां पर जो कानून बनाने होंगे उसकी अनुमति भी वायसराय ही देगा, दोनों ही स्थानों पर। और वायसराय अनुमति देगा तो होल्ड भी कर सकता है। ठीक है, एक प्रावधान इसमें और किया गया था, नई विधान परिषदों के गठन की व्यवस्था की। नई विधान परिषदों के गठन की व्यवस्था की थी। विधान परिषद, प्रांतीय विधान परिषद, प्रांत मतलब राज्य के गठन की व्यवस्था। तो इसके तहत बंगाल और पंजाब में बनाई भी गई। बंगाल एंड पंजाब में नई विधान परिषदें बनाई गई। तो आप लोग बेसिकली पूरा समझ चुके होंगे। एक बार हम लोग गो थ्रू हो लेते हैं सिस्टम बना के। देखिए ये भारत राज्य सचिव, ये बैठता कहाँ है? आप लोगों को याद हो गया होगा अब तक, यूके में। ये सचिव जो होता है वो कैबिनेट का मेंबर होता है। कहाँ की कैबिनेट? ब्रिटेन की। और ब्रिटेन की कैबिनेट उत्तरदायी होती है संसद के प्रति। इसकी सहायता के लिए बनाई गई थी भारत परिषद, इंडिया काउंसिल, जिसमें 15 सदस्य हैं। ये सारा काम 1858 में हुआ था। इसके नीचे कौन बैठता है? वायसराय। नीचे का मतलब ये हम लोग आ गए, ये ऊपर ब्रिटेन है, ये इंडिया में हम लोग आए। वायसराय की सहायता के लिए कार्यकारी परिषद, जैसे हम लोग सपरिषद वायसराय बोल देते हैं। वायसराय और कार्यकारी परिषद को एक साथ बोलना हो तो सपरिषद वायसराय। ठीक, और इसके लिए एक विधायी परिषद भी बनाएगी। ये केंद्र के स्तर पर हो गया। इसके नीचे प्रांत होते थे, ये भी कानून प्रांतीय विधायी परिषद। इतने इसमें वो थे क्लॉज, एक एक करके समझते हैं। ये विधायी परिषद जोड़ा गया। पहली बात, सदस्य कितने थे? 6 से 12। सरकारी, गैर सरकारी। गैर सरकारियों की नियुक्ति वायसराय करता था। और ये लोग काम क्या करते थे? कानून बनाने का काम करते थे। कानून बना दिया, इसके बाद अनुमति के लिए वायसराय के पास जाएगा। ठीक, और वो कानून बन के लागू हो जाएगा। ये विधायी परिषद के पास केवल कानून बनाने का काम था, पैसा का लेन देन या बजट वगैरह से कोई लेना देना नहीं था। वायसराय ने कानून बनाया। अगर राज्य सचिव को अच्छा नहीं लगे तो कौन रद्द कर सकता है इसको अगर अच्छा नहीं लगा वायसराय को, राज्य सचिव को वो कानून, तो यही कानून जो वायसराय ने बनाया है उसको
भारत राज्य सचिव क्या कर सकता है, रद्द कर सकता है। ठीक, ये विधायी परिषद काम हो गया। जब कार्यकारी परिषद में आएंगे तो यहाँ 4 सदस्य थे, एक जोड़ा गया तो हो गए 5 सदस्य। सबको क्या किया कि वायसराय को पावर थी कि आपस में काम के बंटवारा को लेकर वो नियम बना सके। उसने काम का बंटवारा कर दिया, 5 लोग हुए तो 5 लोगों को अपना अपना काम दे दिया। कोई अपना फाइनेंस देख रहा है, कोई रेवेन्यू देख रहा है, कोई मिलिट्री के मामले देख रहा है, कोई होम अफेयर देख रहा है, कोई लीगल मामले देख रहा है। तो इस तरह से सबको विभाग का बंटवारा हो गया। तो ये विभाग का जो बंटवारा हुआ यही क्या है, पोर्टफोलियो सिस्टम है। तो पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत कब से हुई, 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट से हुई। क्लियर। ये कार्यकारी परिषद सिर्फ कानून का लागू करने का काम करती थी, कैसे करना है नहीं करना है। जैसे कि इसमें कैबिनेट में यहाँ काम करती है, लगभग वैसी व्यवस्था इनकी थी। ठीक, वायसराय अगर कुछ जरूरत पड़ जाए, इमरजेंसी कोई आपातकालीन परिस्थिति आ जाए, पता लगता कोई कानून ही नहीं उस पर, तो इमरजेंसी में कोई कानून बना सकता था। जो कानून बनाता था उसको क्या बोलेंगे अध्यादेश। तो जो अध्यादेश है वो वायसराय अध्यादेश जारी कर सकता था। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति वायसराय को कब प्राप्त हुई, यहीं से प्राप्त हो जाती है। तो वायसराय अध्यादेश जारी कर सकता था। अब बचा प्रांतीय विधान परिषद। अब यहाँ पर क्या हुआ कि अभी तक जो था प्रांतीय विधान परिषदों को जो व्यवस्था अभी तक चल रही थी, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया वहाँ से प्रांतों की शक्तियाँ छीनना शुरू कर दिया गया। और 1833 तक जब भारत का गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक बना तो प्रांतों की सारी शक्तियाँ छीन ली गई और सारी शक्तियाँ वायसराय और वहाँ के जो गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक उसमें निहित कर दी गई। ठीक है, तो इस तरह से सेंट्रलाइजेशन हो गया। तो प्रांतीय विधान परिषद को अब डिसेंट्रलाइज किया गया, मतलब इनको भी अब विधान बनाने की शक्ति दे दी गई कि तुम भी ऐसा करो, अब विधान बना लो। तो इनको भी विधान बनाने की प्रांतीय विधान परिषदों को शक्ति दी गई। तो ये कानून तो बना सकती थी, लेकिन कानून तभी लागू होगा जब वायसराय अपनी अनुमति देगा। ठीक, इतनी सारी बातें इसमें हो गई। तो जहाँ विधान परिषद थी जैसे कि बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी में, तो वहाँ ये व्यवस्था लागू हो गई। जहाँ नहीं थी वहाँ पर व्यवस्था की गई कि वहाँ विधान परिषदों का गठन किया जा सकता है। इस तरह से ये जो पूरा एपिसोड था वो इंडियन काउंसिल एक्ट का खत्म होता है। ठीक है, तो थैंक यू।